तमाम नाजरीन और सामीन को फरहा का आदाब अर्ज़। आज हमारे साथ दौरे हाजिर के मशहूर और मारूफ अदीब हमारे सरमाया नसर के मिजाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू के अलम बरदार और चतारी ख़ानदान के चश्म शराब जनाब प्रोफेसर तारिक चतारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तारिक साहब आदाब। आदाब, आदाब, बहुत-बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको हमारे आदाब अर्ज़ के शुक्रिया, प्रोग्राम शुक्रिया। में। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया, यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो अ, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? बस खुदा का मिजाज शुक्र में है कुछ और आप सबके ये प्रोग्राम देखकर और ज़्यादा तबीयत बाग-बाग हो जाती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे बहुत हो। तो शुक्रिया नवाज़िश आपकी। तो प्रोफ़ेसर साहब थोड़ा-सा हम सफ़र करते हैं अलीगढ़ का और किस तरीक़े से आपने अपना बचपन और बचपन से लेकर आप अलीगढ़ तक का सफ़र थोड़ा-सा अपने ख़ानदान के बारे में और बचपन के बारे में बताइए? जैसा कि छतारी रियासत के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसी रियासत के से मेरा ताल्लुक है। सिर्फ़ उस वतन से मेरा ताल्लुक है। नवाब साहब छतारी बहुत अच्छे हम लोगों के ख़ानदानी ताल्लुकात थे और उनकी ही सरपरस्ती में बहुत कुछ मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। चूँकि मेरे वालिद और मेरे दादा का इंतकाल जब मैं हाई स्कूल ही किया था, तभी हो गया था। तो जो कुछ ज़मीन वग़ैरह थी वहाँ ज़मीन जायदाद, उसकी आमदनी सबसे बड़ा मैं ही था। और इत्तेफ़ाक ये है कि मेरे ना कोई चचा थे, ना कोई ताया थे और कोई अज़ीज़ हमारे ददियाल में नहीं था। तो नवाब साहब की वजह से यहाँ अलीगढ़ में जब मैं आया तो तरबियत रही और उनकी सरपरस्ती में मैंने अपना सफ़र शुरू किया तालीम का। जब मैं 11 साल का ही था, साढ़े 11 साल का, उस वक़्त मैं अलीगढ़ आ गया था और वो यहाँ बच्चों का स्कूल है, मिंटो सर्किल के नाम से मशहूर है। वैसे उसका एसटी हाई स्कूल नाम है। तो मिंटो सर्किल में मेरा दाखिला हुआ और खान ज़मा हॉस्टल था, उसमें मुझे रखा गया। तो माहौल हॉस्टल का उस ज़माने का जो अलीगढ़ था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। यही कहा जाता है, ये बात है करीब 66 की, 1966 की। जी। उस वक़्त तक यहाँ जो माहौल था, वो बहुत ही मॉडर्न और ख़ास तौर से जो ऑक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज के असरात थे, वो बहुत थे यहाँ। उसकी एक वजह ये थी कि यहाँ के प्रोफ़ेसर, टीचर, कोई ऐसा नहीं था जो एक दफ़ा वहाँ से तालीम हासिल करके ना आया हो या एक दफ़ा 1-2 साल के लिए वहाँ पीएचडी करने या किसी और काम से ना गया हो। तो जब वो वहाँ से लौट कर आता था, ख़ासतौर से ऑक्सफ़ोर्ड से बहुत से लोग आए यहाँ से या और यही नहीं कि अंग्रेज़ी के ही लोग हों, अरबी के लोग भी ऐसे थे। मेरे खुसरो साहब थे, प्रोफ़ेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरज़ी, वो बाकायदा वहाँ गए, वहीं से पीएचडी की उन्होंने डॉक्टर गिब के अंडर में और वो भी आए। पर्शियन के लोग थे, उर्दू के लोग थे, इन सब का ताल्लुक अंग्रेज़ी के तो थे ही, जिनका बराह रास्त ताल्लुक उन ममालिक से था जो तरक्की याफ़्ता ममालिक थे। तो वो असरात अलीगढ़ में बहुत थे, उसकी वजह से यहाँ के जो ट्रेडिशंस थे, उसमें रख-रखाव बहुत था। प्रॉपर ड्रेस में आपको निकलना है, प्रॉपर ड्रेस में खाना खाने जाना है, ये नहीं कि डाइनिंग हॉल में खाना आप इसी कैजुअल ड्रेस में चले जाएँ, जूते पहनना है, जूते के साथ किस तरह का मैचिंग हो, इन तमाम चीज़ों में मेरी शुरू में तो ज़ाहिर है कि देहात से आए थे, देहात क्या वो कस्बा है, तो आज़ाद थे। यहाँ आकर वो कैद लगा, तो शुरू में तो दिल बिल्कुल नहीं लगा, जी चाहता था कि किसी तरह से वापस वहीं चले जाएँ। तो वो बशीर बद्र का शेर है ना कि लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं, जो देहाती परिंदे के पर बाँध ले, जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी वापस चला जाएगा। वाह! तो ये लगता था कि चले जाएँ किसी तरह से, वो मुझे इसका एक वो याद नहीं रहा, एक एक लफ्ज़ बदल गया कुछ। तो बहरहाल वो ज़माना था। लेकिन जब तालीम हासिल करने लगा, तो अलीगढ़ से ऐसा दिल लगा और अलीगढ़ में इतनी कशिश है और सभी लोग ये मानते हैं कि एक दफ़ा जो अलीगढ़ से तालीम हासिल करके चला जाता है, वो ज़िंदगी भर अलीगढ़ में ही रहता है। वो कहीं भी रहे लेकिन वो अलीगढ़ में ही रहता है। उसका दिल भी, ज़हन भी, उसकी फ़िक्र भी, सोच भी। तो यही मेरे साथ हुआ अलीगढ़ में और ख़ानदान में कोई बचा नहीं था, वालिदा थी, वो अकेली थी घर पे, जाना-आना था। चूँकि चुनारी बहुत करीब है यहाँ से, उस जी। वक़्त तो आधा घंटे, पौन घंटा, 1 घंटा लगता था क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो सिर्फ़ 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, गाड़ी से अगर जाएँ तो इसलिए कि 20-25 किलोमीटर है।
तो आना-जाना रहता था और थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद जो भी थी, उसको उस तरह से देखभाल तो नहीं कर सकते थे जिस तरह वहाँ रहकर की जाती थी, इसलिए आमदनी भी कम होती चली गई। तो वो मैं करने के इतवार के दिन जाना या महीने में 1-2 बार जाना मेरा हमेशा रहा वहाँ। तो एक तरह से कस्बे से भी ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ और शहर से भी ताल्लुक जुड़ गया। और अलीगढ़ की फ़ज़ा अजीब-ओ-ग़रीब फ़ज़ा थी। यहाँ पे छोटे-छोटे जो रेस्टोरेंट थे, वो भी अंग्रेज़ी ही तर्ज के थे। अच्छा। और उस वक़्त मुझे ये ताज्जुब क्या मतलब ज़रा नई चीज़ लगी कि यहाँ कहीं भी चाय पूरे अलीगढ़ में, पूरे सिविल लाइन में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, पूरे कैंपस में रेडीमेड चाय नहीं मिल सकती थी। वही एहतमाम था, पॉट में आती थी, ग्रीन लेबल होती थी, टी कॉज़ी ढकी होती थी, तो 1 कप में पानी होता था गर्म ताकि वो उसमें डाल सकें, गर्म रह सके, उसके कप रह सकें गर्म। और दूध होता था, शक्कर होती थी अलग से, शुगर। तो ये सब एहतमाम था, ये सब चाय पीना सीखी। बल्कि यहाँ के ट्रेडिशन जो थे, उसमें सीनियर जूनियर का बड़ा एहतमाम किया जाता था। हुँ। तो सीनियर के लिए ये था कि जब भी कभी-कभी आप चाय पे, खाने पे, फ़िल्म में, कहीं भी जाएँगे, तो जूनियर को पैसे नहीं देना है। तो हाँ, हाँ। सीनियर ही अपनी जेब से पैसे देता था, बड़े होने के नाते। लेकिन बाकी काम जूनियर को करने होते थे, जो अदब है, जो एहतराम है सीनियर का। यानी चाय जब बनाना है, तो हमेशा जो सबसे जूनियर होता था, वही चाय बनाता था। और उसके बाद से वो ऑफ़र करता था। तो ये सब सीखा, सीखते रहे फिर हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद से जब यूनिवर्सिटी में आया, तो ज़रा वतन से आए हुए चूँकि 4, 5, 6 साल हो गए थे, 3-4 साल हो गए थे, 4-5 साल, तो अब जब दूरी होती है और जाना-आना कितना भी हो लेकिन जब वो छूट जाता है, तो वो ज़मीन और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ। तो वहाँ के जो वाक़यात थे बचपन के जब वो मेरे ज़हन में गूँजते थे, उसके अलावा जब मैं बहुत छोटा था तो दादी जो कहानियाँ सुनाया करती थी, उसमें शहज़ादे की, शहज़ादों की, वो मेरे ज़हन में हमेशा से महफ़ूज़ रहीं और हॉन्ट करती रहीं। और वही ज़िंदगी, वही दुनिया में जीने का एक तरह से वो अंदाज़ा वो रहा, मौका मिला और ख़्यालों में होता रहा। फिर जैसा कि उस उम्र में सब होता है कि एक साहिबा नज़र आईं अलीगढ़ की एग्ज़िबिशन में, तो उन पर ऐसा ज़्यादा मेरा काबू नहीं रहा दिल का, मेरा क्या दिल का। तो वो एक ख़्यालों में अब यहाँ वो प्रोफ़ेसर की बेटी थी, उस ज़माने में वो डीन ऑफ़ द आर्ट्स फैकल्टी भी थे। तो अब जी, ज़ाहिर है कि हमारी अप्रोच वो नहीं थी चूँकि हॉस्टल में रहते थे। जी। लेकिन कुछ ऐसा था कि ख़्यालों में या ख्वाबों में करीब होते थे। तो एक दिन ये हुआ कि मैंने मैंने एक ख्वाब देखा कि उस गली से मैं निकल रहा हूँ और वो इत्तेफ़ाक से अपने क्वार्टर से जो यूनिवर्सिटी क्वार्टर थे उससे निकल आईं और निकल के मेरे एक कलम और एक कागज़ मेरे हाथ में दिया और मैंने कुछ लिखा और जब वो लिखा मैंने, तो मेरी आँख खुल गई लिखने के बाद और मुझे ये याद था कि मैंने क्या लिखा है उसमें, इतना याद रह गया था। तो टूटा-फूटा जो भी याद था वो मैंने उसी वक़्त लिख लिया, आँख खुलते ही लिख लिया। फिर हमारे दोस्त यहाँ सैयद मोहम्मद अशरफ थे जो बराबर के हॉस्टल में मैकडॉनल्ड में रहते थे, उनको मैंने सुनाया। उन्होंने कहा, "भई ये तो बहुत अच्छा अफ़साना हो जाएगा अगर इसका इख्तिताम आप और सोच के अपनी तरफ से बढ़ा के कर दें कुछ, क्लाइमेक्स पे लाकर।" तो ख़ैर वो मैंने कोशिश की, कुछ उन्होंने मदद की, वो एक अफ़साना हो गया अरे वाह! और वो अपना-अपना बोझ उसका उन्वान रखा और वो फिर छपा दी। अच्छा, लेकिन वो फिर किताब में शामिल नहीं है इसलिए कि इब्तदाई अफ़साना था, फिर वो मुझे मिला नहीं। तो दरख़्शां अच्छा। एक रिसाला निकलता था दिल्ली से, उन्वान चिश्ती उसके सरपरस्त थे, प्रोफ़ेसर उन्वान जी। चिश्ती, तो वो फिर नहीं मिला मुझे वो अफ़साना कहाँ गया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ जैसा कि आपने कहा था शुरू में कि कैसे लिखना शुरू किया, तो जी, इब्तिदा जी। तो ये थी, इब्तिदा तो यही थी। ज़बरदस्त। जी, 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 जी। तो अभी मैं ये आपकी किताब जी। जो आपके बारे में लिखी गई है जी, 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 राशिद जी। नाज़िम साहब ने, बहुत ही खूबसूरत किताब और बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। तो उसमें उन्होंने एग्ज़ैक्टली बताया है कि 25 किलोमीटर है जी, जी, था 25 और वो किलोमीटर। सफ़र आप साइकिल पे तय कर लेते थे बचपन में। हाँ, जी, जी, एक आध दफ़ा दिल घबराता था तो पहुँच गए थे। जी। घरवालों ने जी हाँ। बहुत ही द नाराज़ तो नहीं हुए, लेकिन जी, ये जी। ज़रूर कहा कि पहले तालीम हासिल कीजिए, उसके बाद जब वक़्त मिले तब ये सब कीजिए कि आप चले आए यहाँ घर जी। और क्योंकि उस वक़्त फ़ोन नहीं था, टेलीफ़ोन तो था जी नहीं, हाँ। तो जी हाँ। तशफ़्फ़ी हो जाती। जी तो हाँ, ये बात तो करके। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो और आवारगी जो थी मिज़ाज में वो ऐसी थी कि जब ज़रा-सा बड़े हुए तो आगरा पहुँच गए थे, जो यहाँ से जी हाँ। 55 स 60-65 किलोमीटर दूर है। जी, 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 उसमें अ, लिखा है कि आप जी, जी, साइकिल पे जी। आहिस्ता-आहिस्ता करके जी, आप जी, 85 किलोमीटर्स आगरा तय करके जी, चले जी, 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 गए। जी। जी हाँ। हुँ, हुँ, जी हाँ, तो हुँ। वो बड़ा अच्छा मेरे ख़्याल है कि खूबसूरत दौर भी था
कि हाँ। जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं, कोई आपको यानी कि हिफ़ाज़ती अंदाज़ में प्रोटेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जी, सिक्योरिटी बिल्कुल, इश्यूज़ नहीं बिल्कुल। है। हाँ, बस बिल्कुल। बस ये हो सकता है कि भई बच्चा गिर गया कहीं वालिदैन को इतनी परेशानी हो सकती है। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल मुझे इल्म नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ये कंसर्न हमारे हुँ, मुल्क में होता है कि हुँ, आप इतना हुँ, सफ़र तय कर रहे हैं, रात का वक़्त है, हुँ, दिन का वक़्त है, हुँ, तो हुँ, ये थोड़ा-सा सिक्योरिटी के हवाले से भी, हुँ, दिक्कतों के हुँ। हवाले से भी चीज़ें दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहले हालाँकि इतनी ज़्यादा सवारी के ऑप्शंस भी नहीं थे, साइकिल है हाँ, या बिल्कुल, बिल्कुल, जी हाँ, वो था। बिल्कुल। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा मेरे ख़्याल है कि खूबसूरत दौर था ज़माना था। कि आप जी हाँ, कि जिसमें आप चल रहे हैं आराम से। तो इसमें ये भी उन्होंने ज़िक्र किया कुछ हुँ। आपके फिर आप उर्दू में किस तरीक़े से आप हाँ, वो हाँ, जी, किस जी। तरीक़े जी हाँ, वो तो तो असल में जो ये मुझे तो मालूम नहीं था। लाशऊरी तौर पर अंदर-अंदर कोई अफ़साना निगार था जो हॉन्ट करता रहता था मेरे अंदर। जी, तो ये हुआ कि जब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था उस वक़्त और मैंने बीए इकोनॉमिक्स में किया ऑनर्स, उसके बाद जी, से एमए भी मैं इकोनॉमिक्स में कर रहा था। जी। तो लेकिन दिल नहीं लगता था कुछ हिसाब-किताब और ये तमाम डिमांड और सप्लाई और बैंकिंग इन सब में कुछ दिल नहीं लगता था। ऐसा लगता था चूँकि मिज़ाज में आवारगी जिसे कहा जाए, एक ख़ास जी, तरह की जो अदबी लोगों के लिए ज़रूरी होती है, वो तो थी। तो फिर अचानक फ़ैसला किया अच्छा उस वक़्त तक थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था, कुछ अफ़साने लिखने लगा था 1-2 अफ़साने। तो ये मिज़ाज में एक ऐसा आया कि क्यों ना हम किसी लिटरेचर के उसमें जाएँ। अब अंग्रेज़ी तो उस वक़्त उसमें पढ़ते थे, बीए में चूँकि कंपल्सरी कोर्स था, तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें पढ़ रखी थी हमने अंग्रेज़ी की। तो एक ख़ास तरह का जो लगाव था, वो फ़िक्शन से होता चला गया। ड्रामे भी पढ़े थे, जैसे हैप्पी प्रिंस एक ड्रामा था, वो मुझे अभी याद है, मंकीज़ पॉ, इंडियन मैजिक, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। फिर नज़्में जो पढ़ी थी, तो डैफ़ोडिल्स वग़ैरह पढ़ के एक ख़ास तरह का रोमांस ज़हन में आ गया था। जी, और उसके अलावा जो उस ज़माने में ये था कि जो वो रूस का अदब था, वो बहुत जी, ट्रांसलेट हो रहा था, उर्दू में भी और हिंदी में भी। तो तमाम उस तरह के टॉलस्टॉय, चेख़ोव और तुर्गनेव और दोस्तोयेव्स्की और गोर्की सबको पढ़ डाला था। तो एक ख़ास तरह का शौक हुआ था, वो फ़िक्शन से बहुत शौक था। तो जब लिखने लगे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उर्दू चूँकि अलीगढ़ का माहौल भी था, जी हाँ। घर पे भी उर्दू का माहौल रहा था और वालिद साहब के कुतुबखाने से जो किताबें पढ़ते रहे, वो चाहे इब्न सफ़ी की ही हों, बहुत सी चीज़ें तो मैंने उस वक़्त क्या? हाँ, उस वक़्त मैंने बहुत सी चीज़ें तो रूसी अदब की वहीं पढ़ ली थी छोटे में, जब समझ में भी नहीं आता था वो। एक जी, मुझे याद है कोई निकोलाई दारो रसन की आज़माइश कुछ उसका उन्वान था नॉवेल का, ज़ख़ीम नॉवेल था। वो सबसे पहले मैंने चतारी में ही छोटे से 10-11 साल की उम्र में पढ़ लिया था। तो अब फिर ये हुआ कि क्यों ना हम लिटरेचर में आए। अच्छा, एक और था उस वक़्त मसला जो आज के नौजवानों के साथ कोई नहीं है। यानी हम लोग बिल्कुल ये नहीं सोच पाते थे कि हमें नौकरी भी करनी है। जी, या तालीम हासिल करनी है तो रोज़गार के लिए हासिल करनी है, ये बिल्कुल ज़हन में नहीं था। जी, बस ये था पढ़ रहे हैं और इतनी भी समझ नहीं थी उस उम्र तक बच्चों में कि पढ़ के करेंगे क्या बस पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये रहता था। तो जी, मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स में पढ़ के क्या करेंगे हम? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बैंक में नौकरी तो करना नहीं है, लिहाज़ा हम क्यों ना जिसमें हमारी दिलचस्पी है वही पढ़ें। तो मैंने बात की, उस वक़्त तो बहुत आसानी थी दाखिले में, जी, चेयरमैन ने ऑब्जेक्शन लिख दिया, इकोनॉमिक्स के चेयरमैन ने भी नो ऑब्जेक्शन लिख दिया, डीन ने एडमिशन कर दिया, ट्रांसफर हो गया। अब जब ट्रांसफर हो गया तो वो पेपर छूट गए थे हमारे चूँकि एमए कर रहे थे इकोनॉमिक्स में। जी, उसमें फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सिस्टम था उस वक़्त भी, बीच में खत्म हुआ फिर हो गया है। तो फिर ख़ैर फिर ये इजाज़त मिली कि आप 2 पेपर दे दीजिए, क्योंकि अपनी तैयारी नहीं हो सकती इतनी जल्दी और 2 पेपर फिर फर्स्ट वाले थर्ड में दीजिएगा। तो इस तरह मैं इकोनॉमिक्स से उर्दू में आ गया और जब उर्दू में आ गया, तो फिर तो अदब लिखना, पढ़ना, ओढ़ना, बिछौना सब अदब ही हो जी, गया। जी, माशाल्लाह। अच्छा मैं थोड़ा-सा इसमें आपको बताऊँ कि मैंने भी इकोनॉमिक्स ली थी यूनिवर्सिटी में एज़ अ साइड अच्छा, माइनर अच्छा। सब्जेक्ट, लेकिन वो अच्छा, बीच अच्छा। ही में छोड़ दिया मैंने अच्छा। मेरे हाँ। क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में मास्टर्स कर रही थी, तो उसके अच्छा, साथ अच्छा। माइनर हुँ। सब्जेक्ट्स में फिर मैंने हुँ, उर्दू ही हुँ। लिटरेचर के लिए जी। माइनर में ले लिया। तो उर्दू माइनर में थोड़े दिन किया और इकोनॉमिक्स हाँ, से ज़्यादा वो ये नहीं जब आप नहीं, लिखने पढ़ने में और लिटरेचर में चले जाएँ, तो फिर जी। वो ध्यान उसी तरफ आपका ज़्यादा होता है। फिर वो एक हाँ। और वो जो आपने ज़िक्र किया कि उस ज़माने में इस तरह का इंसान नहीं सोचते थे, वो आइडियलिज़्म का दौर था। तो जी, वहाँ बिल्कुल। पे ये मटेरियलिज़्म का दौर नहीं था जो आजकल का होता बिल्कुल, है। बिल्कुल सही, सही। वो बड़ा इसलिए अच्छा यानी मेरा ख़्याल है कि 80 की दहाई तक आइडियलिज़्म का दौर रहा। उसके जी, जी, बाद वो बिल्कुल। अचानक से शिफ्ट हुआ
और हुँ। बस क्या करें। लेकिन ये कि जो लोग लिटरेचर से वाबस्ता हो गए, वो एक हाँ, डिफरेंट लेवल पे फिर सोचते हैं, डिफरेंट लेवल पे फिर ज़ाहिर है कि काम करते हैं। तो जी। वो बहुत एक बहुत खूबसूरत बात की, और इब्न सफ़ी का आपने ज़िक्र किया, उसपे तो मैं एक पूरा एपिसोड कर सकती हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो तो बड़े दिलचस्प था। उनसे तो जी, उर्दू में जो नस्र में जो रवानी आई और जो जी, नस्र के जो अल्फाज़ जी कैसे हाँ, इस्तेमाल किए जाएँ, उनसे जी सीखा हाँ। जा सकता है। नहीं, वो एक बहुत मेरे हमने भी बचपन से पढ़ी, मेरे ख़्याल है जी, कि जी। पहली नॉवल मैंने क्लास 2 में पढ़ी थी। बस हाँ। उसके बाद फिर वो कई दफ़ा फिर पढ़ी है, फिर अब वो हुँ, हुँ, ज़बानी हुँ। हिफ़्ज़ हैं। तो उससे मेरा ख़्याल है कि बहुत बचपन में जो लोग पढ़ लेते हैं ना इब्न सफ़ी को, मेरा ख़्याल है कि हुँ। थोड़ा लेवल उससे ज़हनी तौर पर थोड़ा बेहतर हो जाता है। आप बेहतर हो जाता है। दुनिया बिल्कुल, आपका बिल्कुल। शऊर आता है, देखते हैं दुनिया, एक बिल्कुल, नई बिल्कुल, विंडो बिल्कुल। खुलती है। हाँ, बिल्कुल। जी, तो और तो फिर अब कुछ मेरा ख़्याल है कि आपने तालीम हासिल कर ली, अ मास्टर्स किया, तो अब ये कि पहले जी। शादी की तरफ चले गए या पहले नौकरी की तरफ चले गए? नहीं, ऐसा हुआ कि नौकरी का तो उस वक़्त तक सोचते नहीं थे। जो कुछ था खेती-बाड़ी, बागात थे, कुछ 7 बाग थे, तो उनसे जो पैसा 2-2 साल के लिए वो बिकते थे। उससे जो माशाअल्लाह, पैसा आता था, वो चलता रहता था। बाकी एक-एक तो खेती थी, उससे होता रहता था। तो माशा सोचते नहीं थे। तो पहले शादी की, नौकरी अच्छा, वग़ैरह का कोई तसव्वुर नहीं था उस ज़माने में। और मैं उस वक़्त जब शादी की बात तय हुई, तो ये तय हुआ उधर की तरफ से यानी बेगम की तरफ से ये तय हुआ कि आप निकाह पहले कर लीजिए चूँकि अभी आप भी छोटे हैं और लड़की भी छोटी है। मेरी उम्र तो उस वक़्त निकाह के वक़्त 21 साल थी अच्छा, और बीवी की उम्र तो 18-19 साल होगी 17 साल। तो ये था कि ये हुआ था 75 अच्छा, 75 में हम लोगों का निकाह। उस वक़्त तक मैंने बीए फाइनल में था और वो बीए के सेकंड ईयर वग़ैरह में थी। अच्छा, तो शादी हो निकाह हो गया। ये तय हुआ 2 साल बाद रुख़्सत होगी। तो फिर 77 में रुख़्सत हुई। उस वक़्त भी हम एमए में ही थे। नौकरी का अच्छा, कोई सवाल नहीं, पैसे घर से आते ही थे, हमारे साथ ऊपर तो कोई था नहीं, ना बड़ा भाई जी, था, ना चचा थे, तो हमारे पास सब होता था। जी, तो वो चलता रहा, उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब पीएचडी की यहाँ से, पीएचडी में जब एडमिशन लिया, उस जी, वक़्त इत्तेफ़ाक से सब नौकरी भी इत्तेफ़ाक से वो अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता रहा। जी, तो जी, हमारे एक दोस्त थे जो उसमें रेडियो में जा चुके थे पहले, ऑल इंडिया रेडियो में। अच्छा, उन्होंने एक फ़ॉर्म भेजा कि यूपीएससी से ये निकली है पोस्ट, इसको आप भर दीजिए। हमको गयास नाम था उनका, इस वक़्त वो अभी रिटायर हुए हैं मास कम्युनिकेशन से प्रोफ़ेसर की हैसियत से। तो हमसे छोटे थे कुछ, लेकिन ये कि वो दोस्त थे, क्लास फ़ेलो भी थे यहाँ, वो चले गए थे रेडियो में। तो ख़ैर वो मैंने उनके कहने में कभी गयास तो नौकरी कहाँ करेंगे, क्या होगा? बोले नहीं, नहीं आप भर दीजिए फ़ॉर्म। तो वो मैंने फ़ॉर्म भर दिया यूँ ही, भर के भूल गया। वहाँ से वो इंटरव्यू लेटर आ गया यूपीएससी माशाअल्लाह, से। वहाँ जब इंटरव्यू लेटर आ गया तो बड़ी मुश्किल ये कि जाएँ, ना जाएँ इंटरव्यू देने। तो शहरयार साहब यहाँ हमारे उस्ताद थे, प्रोफ़ेसर शहरयार बहुत मशहूर जी, शायर, जिन्होंने उमराव जान के गाने लिखे हैं और सब बहुत माशाअल्लाह, मशहूर हुए हैं। जी, तो वो घर आए, उन्होंने कहा अच्छा मैं मिला नहीं, वो ऐसे ही वक़्त पे आए कि मैं ना हूँ उस वक़्त। अच्छा, तो मेरी बीवी से उन्होंने कहा शादी तो हो चुकी थी। जी, बीवी से उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, तारिक नौ मुझे मालूम है कि नौकरी करना नहीं चाहता है, लेकिन आप उससे ये कहिएगा कि वो इंटरव्यू देने ज़रूर जाए। तो मैं लौट के आया तो उन्होंने बताया कि वो शहरयार साहब आए थे। मैंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि इंटरव्यू के लेटर उनको पता चल गया था और भी लोगों के पास आया होगा। तो उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू देने आप ज़रूर जाइए और एक साहब और हैं यहाँ से आपके क्लास फेलो उनका भी आया है, वो भी साथ जाएँगे, वही ले जाएँगे। अनवर साहब उनका अभी इंतकाल हो गया, लेकिन ये कि वो मुझे अपने साथ ले गए थे। वो कन्विंस करते गए कि आप इंटरव्यू ठीक से दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, आपने कुछ तैयारी नहीं की है, तो खैर जी, मैं इंटरव्यू देने गए। अब वहाँ देखा तो यूपीएससी में तमाम लोग बैठे हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और ये वो और सब कोई तमिल का है, कोई तेलुगु का है। तो आप लोग और एक्सपर्ट प्रोफेसर गोपीचंद नारंग थे उर्दू के। जी, तो खैर उन्होंने कुछ सवालात पूछे ड्रामे के सिलसिले में, बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद के सिलसिले में, कुछ हिस्ट्री ये वो पूछे। अब हम बहुत ही बेनियाज़ी से ही जवाब देते रहे और ये सोच के चले आए कि अब क्या है हमारा तो होगा या नहीं होगा कुछ मालूम नहीं। पता चला कि 4-6 महीने गुज़र गए, 4-6 महीने बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। हुँ, तो अब माशाअल्लाह, ये फिर कि अब कहा कि अब जॉइन ज़रूर कीजिए। अब मेरा हुआ औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अलीगढ़ छोड़ के नहीं जा सकता। अलीगढ़ ने मुझे बहुत वो दिया है, मैं नहीं जाऊँगा। तो शहरयार साहब ने उनका बहुत बड़ा रोल था ये, शहरयार साहब ने अनवार को तय किया। अनवार का हुआ था गोरखपुर, गोरखपुर अलीगढ़ से थोड़ा करीब है, यूपी में ही है। जी, 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 तो उन्होंने कहा कि भई आप म्यूचुअल चेंज कर लीजिए और तारिक वहाँ नहीं जाएगा इतनी दूर,
चूँकि अलीगढ़ से दूर नहीं जाना चाहते हैं, यूपी से दूर नहीं जाना चाहते अपने घर से। तो आप म्यूचुअल उन्होंने बेचारे म्यूचुअल चेंज किया, वो औरंगाबाद चले गए और इस तरह से मैं गोरखपुर आ गया। हाँ, जब गोरखपुर आया मैं तो जॉइन किया, रेडियो में फिर दिल भी लगा और मुझे इत्तेफ़ाक से काम करने का भी मौका वहाँ ऐसा मिला, जो रेडियोज़ के ट्रेंड से हट के था। मैंने 1-2 सेमिनार किए वाक़ई में इनवाइटेड ऑडियंस के, उसमें मैंने हिंदी और उर्दू की कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर जिस तरह से की जाती है, इस तरह जी, से किया मैंने अफ़साने पर। और उसमें बहुत लोग आए, हिंदी के अमरकांत आए, दूधनाथ सिंह आए, काशीनाथ सिंह आए, शेखर जोशी आए, शैलेश मटियानी आए, रविंद्र कालिया आईं, ममता काली आईं, मुद्रा राक्षस आए। इसी तरह उर्दू के पद्मश्री काज़ी अब्दुल सत्तार आए, नैय्यर मसूद आए, बहुत सारे लोग थे, जावेद सईद थे सब। माशाल्लाह, जी हाँ। तो वो बहुत मशहूर हुआ। अब वो इतना हुआ कि अब स्टेशन डायरेक्टर बड़ा खुश, उनका दूसरे साल भी कीजिए, तीसरे साल भी कीजिए, तो फिर रेडियो रेडियो में भी दिल लग गया। अब ये जी, जी। रेडियो में दिल लग गया तो फिर ट्रांसफ़र मेरा कलकत्ते हुआ। मैंने जाके हाँ, साफ-साफ कह दिया डायरेक्टरेट में कि भई मैं कलकत्ते नहीं जाऊँगा, मुझे अगर है तो दिल्ली बुला लीजिए। खैर उन्होंने हाँ, फ़ौरन ही दिल्ली बुला लिया। दिल्ली मेरा अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू सर्विस में जो एक्सटर्नल सर्विसेज़ डिवीज़न है, उसमें मेरा हो गया अच्छा, वहाँ। माशाल्लाह। अब वहाँ जब आ गया तो वो कोई 2-3 साल बाद, 4 साल बाद मंज़ूर हाशमी एक शायर थे अलीगढ़ में, उनका जी, इंतकाल हो गया। तो उन्होंने क वो आए अलीगढ़ से एक फ़ॉर्म लेके कि भई तारिक ये तो वहाँ बड़े थे, बुज़ुर्ग थे हमसे, जी, ओके वो रिकॉर्डिंग में मैंने बुलाया था उनको। तो वो आए, उन्होंने कहा तारिक ये फ़ॉर्म भर दो। मैंने किस चीज़ का है? बोले वो अलीगढ़ से आपको बड़ी मोहब्बत है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल है। बोले कि इसलिए अलीगढ़ में लेक्चरशिप निकली है। तो हुँ, मैंने कहा मंज़ूर भाई अब तो बहुत दिल लग गया है रेडियो में और अब तो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हो ही गए हैं तकरीबन अभी ऑर्डर नहीं आया है। अब जी, क्या जी। चाहें वहाँ? तो वो कहा मत जाना वो फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म मैंने भर दिया। अब वो फॉर्म भर के यहाँ से भेज दिया। उसके हुँ, बाद से उसका भी यही बिल्कुल हूबहू यही सेम, मामला जी, रहा बिल्कुल जी, सेम कि वो अपॉइंटमेंट लेटर आया, मैं जी। पहुँचा, बीवी को भी नहीं बताया था मैंने फॉर्म भरा है। बीवी बहुत खुश हुई कि अरे भई ये तो बहुत अच्छा है यहाँ पे इंटरव्यू है देखा टाइम 4 बजे शाम को जाना था। दोपहर का खाना खा के मैं सो गया। अब वो 5 बजे के करीब एक दोस्त आए कि अरे भई तुम्हारा 4 बजे से इंटरव्यू है और तुम ये सो रहे हैं आप? मैंने कहा ओहो! अच्छा नींद नींद आ गई थी। खैर वो आके मिलते हुए गए, तो वहाँ ये पता चला कि अभी टाइम है, अभी तो रीडर का हो रहा है। पहले अच्छा, प्रोफ़ेसर होगा फिर रीडर होगा, तो वहाँ आधे सही, घंटे 1 घंटे रिलैक्स होके इंटरव्यू दिया हाँ, और इंटरव्यू दे के वो सिलेक्शन भी हो गया। माशाल्लाह, आलिया मसरूर उस वक़्त विज़िटर्स नॉमिनी थे और उन्होंने सिलेक्शन किया तो मैं अलीगढ़ आ गया। फिर हुँ, 93 में अलीगढ़ आ गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बड़ी अ, खूबसूरत आपकी तसनीफ़ तमाम ये बाग का दरवाज़ा हमने देखी। तो बल्कि प्रोफ़ेसर रिसलवी ने भी ये बात मेंशन की कि जी, आपकी जी। जो कहानियाँ उसमें आपने लिखी, उसमें आपने एक पुराना कल्चर जो कि साथ रहने का मुश्तरका कल्चर एक था गाँव जी, का, उसको आपने ख़ास तौर पे दिखाया है। और वो अल्फ़ाज़ जो अब आहिस्ता-आहिस्ता नापैद होते चले खत्म गए, हो गए। जी। आपने उनको दोबारा आपने उनको लोगों को रोशनास करवाया। तो इसका ख़्याल आपने ये मतलब ये कि डेलिबरेटली इस तरह से उसको इस्तेमाल किया उन अल्फ़ाज़ को और लेकर आए, उसको ज़िंदा किया दोबारा? या ये है कि वो एक आप कल्चर दिखाना चाह रहे थे, उसके तहत आ गया? तो उसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि बहुत ही नहीं नायाब सरमाया है, मैं समझती हूँ। इसको वो डिक्शनरी में आना चाहिए। वो असल में ये हुआ कि बचपन में जब मैं कस्बे में था छतारी में, तो वहाँ अज़ीज़-ओ-अक़ारिब का आना-जाना, फिर लोगों से लोग पाकिस्तान चले गए, फिर वहाँ 2-4 घराने ऐसे थे जो बहुत अच्छे शफ़ा था, उनका कल्चर बहुत अच्छा था, तो वो तो बचपन में मैंने देखा था। बचपन जी, में कुछ इस तरह की पाबंदियाँ थी कि जो हमारे दादा थे, वो खेतों पे नहीं जाने देते थे हम लोगों को, जबकि खेत भी थे और पास ही में थे बिल्कुल, पीछे ही, लेकिन वो खेतों पे नहीं जाने देते थे और इधर-उधर आवारागी नहीं करने देते थे, तो एक तरह से बंद माहौल रहा। लेकिन कल्चर जो वहाँ का था, तहज़ीब, वो पूरी रच-बस गई अपने मिज़ाज में, जी, जो कस्बे की तहज़ीब होती है। मुश्तरका कल्चर भी होता है उसमें और हिंदू, मुसलमानों का मिल-जुल के जो एक कल्चर जी, बना था, वो भी था, वो सब तो रच-बस गए उसमें हम। जी। उसके बाद से उनका इंतकाल हो गया सबका, यानी दादा का भी और वालिद का भी, बड़े जितने वो चचा वगैरह कोई था ही नहीं। वो हो गया जब मैं 16 ही साल का था। तो ओके, मुझे सारी खेती-बाड़ी देखनी पड़ी जाके और वो कुछ तो छतारी में थी, कुछ एक गाँव है वहाँ से, पहले गाँव में दूर-दूर कई गाँव में हुआ करती थी जी, ज़मींदारी, तो वो उस गाँव में ज़्यादा था मामला। तो वहाँ जाने का मौका मिला, मैंने खुद कुछ चीज़ें करवाई, कुछ मैंने स्टडी की, कुछ एग्रीकल्चर की चीज़ें पढ़ी, कुछ मैगज़ीन इश्यू कराई। तो जो किसानों के मुकाबले में खुद मैंने जो स्टडी की उसकी, वो अदीब का यही होता है ना, जिस काम में लग जाए,
आवारगी में लगेगा तो उधर लग जाएगा। तो अब बिल्कुल। उसमें मैं लग गया और मैंने एक-एक चीज़ का मुझे मालूम कर लिया कि जब गेहूँ बोया जाता है तो कितने दिन बाद उसकी फर्स्ट वाटरिंग होती है और उसमें कैसे टॉप ड्रेसिंग होती है, यूरिया कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है और डीपी से उसमें जी, कितना वो है ये सब, और ज़िंक की कमी हो जाती है कि इतने तो टेस्ट करा के ज़िंक डाली जाती है, वो सब मैंने स्टडी कर ली पूरी। जी, जी, उसके बाद से खेती-बाड़ी कराई, तो वो मैंने गाँव की लाइफ़ वहाँ देख ली, वो दादा के इंतकाल के बाद। तो अब मेरे कस्बे की लाइफ़ तो पहले से ही देखी हुई थी ज़िंदगी, देहात की भी मैंने अच्छी तरह से उसको जी लिया है, एक तरह से कहना चाहें, अभी भी इन्वॉल्व हो गए। और अलीगढ़ में तो थे ही, तो अलीगढ़ से दिल्ली आना-जाना या वहाँ तो शहर का अच्छा, कल्चर है। तो जी, इत्तेफ़ाक से मेरे अफ़सानों में गाँव यानी वो जी, देहात जी, और कस्बा और शहर जी, तीनों के का न सिर्फ कल्चर है बल्कि मिज़ाज भी तीनों से जितना मैं वाकिफ़ था, वो मैंने कोशिश की है कि उसको जी, पेंट किया जाए और लिखा जाए। जी, इसलिए वो सारी वोकैब्युलरी और वो सब चीज़ें मुझे मेरे ज़हन में थी, वही लिखता चला गया। अलवी साहब ने मुझसे भी एक दफ़ा कहा था कि आपके यहाँ ये सब है। मैंने कहा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको वो किया, जी। रिकॉग्नाइज़ किया। ये जी। ये आपकी किताब बाग का जी। दरवाज़ा। तो जी, इस जी। और उसमें राशिद अनवर राशिद साहब ने भी अपनी हाँ, किताब हाँ। में मिजाज से आपको जो है वो कंपेयर किया है। अदीब के हैसियत से भी ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि नाम में भी आपका ज़ाहिर है कि हाँ, कस्बे का हाँ। नाम जुड़ा हुआ है जैसे वो मिजाज लिखने में हाँ, जी, जी, जी। उस तरीके से कुछ रोमानियत भी उसमें शामिल है हाँ, अदब में और भी उन्होंने 2-3 चीज़ें उसमें लिखी जो मैं जी, मेंशन जी। नहीं कर रही हूँ। तो बहुत इसलिए वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत दिलचस्प एंगेजिंग आपके माशाल्लाह से अफ़साने रहे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितना काम आपको लगता है कि आजकल अभी भी अलीगढ़ में हो रहा है उर्दू के और काम अदब के हाँ, हवाले से? हाँ, हाँ। हाँ, अब देखिए ये है कि एक तो आम तौर से इससे पहले कि अलीगढ़ का हम ज़िक्र करें, आम तौर से आजकल ये शिकायत करते हैं अफ़साना निगार और शायर भी कि नाक़दीन अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं जी, और नाक़दीन को जिस तरह से उन तसानी जो किताबें आई हैं, उन पर बात करनी चाहिए, वो नए लोगों पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये सच नहीं। जी, मैंने तो ये फ़ील किया कि इस वक़्त जो नए लोग हैं और अब तो वो भी पुराने हो गए, लेकिन अब से 20 साल पहले भी जब वो थे, जैसे सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, सलामुद्दीन रज़्ज़ाक़ हैं और अब नए बिल्कुल खालिद जावेद हैं, मोहसिन खां एक हैं, उन्होंने बहुत कम लिखा है, लेकिन उन पर अच्छा खासा काम हुआ है। लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अनवर माशा कमर पे भी पीएचडी बल्कि मैं तो अपने बारे में अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता था। लेकिन ये कि और मैंने तो यूँ ही लावारिपन में ही एक तरह से लिख दिए थे सब अफ़साने और लिखते चले गए और ज़्यादा लिखा भी नहीं। एक ही मजमूआ उस वक़्त तक आया था। अब तो एक नॉवेल भी कई बहुत सी किस्तें छप चुकी हैं और वो जल्दी ही मुकम्मल हो के आने वाला है। और माशा एक तनकीद की किताब है उर्दू हिंदी अफ़साने का तक़ाबली मुताला है उसमें, वाह! जदीद अफ़साना उर्दू हिंदी। तो ये काम तो मैंने अब कर लिया लेकिन उस वक़्त तक तो एक ही मजमूआ आया था। इसके बावजूद उस मजमूए पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिला। इतने माशाल्लाह। मज़ामीन उस पे लिखे लोगों ने जिनका मैं एहसानमंद भी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लिखा इस काबिल समझा कि म उसमें अच्छे लोगों ने हामिदी काश्मीरी है, महमूद हाशमी हैं, जो पुराने लोग थे उन्होंने भी लिखा, नए लोगों ने भी लिखा। तो उसपे एक किताब एक साहब से डॉक्टर हामिद रज़ा हैं, उन्होंने क्या है उसका गंजीनए मानी का तिलिस्म उसका उन्वान रख के और उसमें सारे मज़ामीन वो अच्छी खासी ज़ख़ीम हो गई है। वो सारे मज़ामीन जो बाग के दरवाज़ा पर लिखे गए हैं क्योंकि और कोई जी, उस वक़्त तक तसनीफ़ नहीं आई थी जी, किताब। तो वो एक किताब छप गई तो मुझे लगा कि अच्छा इतने लोगों ने लिखा है और बहुत से उन्होंने लिए भी नहीं मज़ामीन। उसके बाद से मालूम हुआ कि वहाँ जो वो है हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ एमफ़िल हो गई है वहाँ से। तो वहाँ से माशाल्लाह, उसी एक ही मजमूए पर एमफ़िल हो गई। क्या बात! उसी मजमूए पर बाग के दरवाज़े पे जेएनयू में अहमद अली जौहर एक स्टूडेंट थे। जी, उन्होंने जिन्ना बड़े के मुहिउद्दीन जिन्ना बड़े के सुपरविज़न में एक पीएचडी उन्होंने भी वो पीएचडी नहीं ये एमफ़िल उन्होंने भी कर ली उस पर और वो माशाल्लाह, किताब भी छपवा दी। तारीख़ से तारीख़ फ़िक्र व फ़न के नाम से वो किताब भी छप गई। तो अब ये माशाल्लाह। एक मजमूआ एक है, किताबें 2 हो गई। गंजीनए जी, मानी का तिलिस्म और ये तारीख़ से तारीख़ फ़िक्र व फ़न। फिर तो पता चला कि एक एक एमफ़िल वहाँ से भी हो गई। हाँ, ये तो अंग्रेज़ी में हुई जी, फिर जी, एक अंग्रेज़ी में हाँ, जी, जी, जी। फिर एक एमफ़िल फिर वहाँ से हुई वो जो है मध्य प्रदेश में
अच्छा, से हुई एक, और एक पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से सफदर इमाम कादरी के अंडर में हो गई, एक किताब पर। तो मुझे तो माशाल्लाह। हैरत हुई कि साहब ये अल्लाह की तरफ से है, लोगों की मेहरबानी है या मेरी किस्मत है, खुशकिस्मती है कि एक मजमूआ मैंने सिर्फ 20 अफ़साने, 19 पहले थे, फिर दूसरे एडिशन में 20 हो गए, तो वो अफ़साने हैं और बाकी हैं तो अभी दूसरा मजमूआ नहीं आया है। लेकिन इसी पर लोगों ने इतना काम कर दिया, तो यही हाल सैयद मोहम्मद अशरफ का है, यही हाल उन पर लिखा गया, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ पर, अनवर खां पर, अनवर कमर पर, शौकत हयात पर, तो नए लोगों पर नक़ाद लिख रहे हैं, तनक़ीद कर माशाल्लाह। रहे हैं जी, और अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ बिल्कुल, में जहाँ तक सवाल है तो अलीगढ़ में अच्छे काम हो रहे हैं और खुशी माशाल्लाह। की बात ये है कि यहाँ अफ़साना निगार भी नए पैदा जी, हो रहे हैं और बहुत बहुत मजमूए भी उनके आ रहे हैं, नॉवेल भी आ रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं अभी। तो जी, अलीगढ़ में उर्दू का माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और काफ़ी स्टूडेंट हैं, 100 सवा 100 तो रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ। माशाल्लाह, सिर्फ माशाल्लाह, एक ही वेरी डिपार्टमेंट में 100 सवा 100 रिसर्च स्कॉलर हैं। 30-35 का स्टाफ है यहाँ पे प्रोफ़ेसर और लेक्चरर का, एक डिपार्टमेंट में 35 माशाल्लाह, लोग। तो बहुत ज़ाहिर है कि अच्छी विषय है। हिंदुस्तान में ये बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा अच्छे नो नए लोग आ रहे हैं और नए जी, अंदाज़ से लिख रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत तो खुशी हुई ये खुशी सुन के। हुई। आपकी हाँ। किताब में मैंने देखा कि ये माशाल्लाह से तीसरा एडिशन है, तो जी, ये जी, जी। ज़रूरत पड़ती तीसरा चली क्या जा रही है। अब आपने इसका ज़िक्र किया है तो ये राज़ जी, हम खोल दें इसका कि जी, ये जी, तीसरा एडिशन नहीं है। ये अच्छा, कई एडिशन चौथा, 5वाँ है। माशाल्लाह, ओह! लेकिन मैंने माशाल्लाह, ये किया, मैंने तकल्लुफ़ में ये किया कि पहला जब एडिशन आया तो 500 छपी, यहाँ ज़्यादा तो छपती नहीं है अब। जी, वो ख़त्म हो गया और बिक गया वो काफ़ी हद जी, तक। और वो माशाल्लाह, जो हमारे बुक सेलर थे और पब्लिशर भी थे एजुकेशनल बुक हाउस वाले सतियार खां, वो हँसते थे, कहते थे, "भई ये बताइए ताहिर साहब आपने ऐसा क्या लिख दिया है? ये बहुत इसके इस किताब के जो" मैंने कहा, "भई मैंने कुछ नहीं लिखा।" वो बोले, "मैंने भी पढ़ा तो मुझे तो अच्छा लगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया।" लेकिन ये कि और फिर बोले ऐसी क्या बात है कि साउथ से लोग बहुत मँगा रहे हैं। तो मैंने कहा इस अच्छा, मजमूए की बात नहीं है, साउथ में इस वक़्त उर्दू बहुत अच्छा है वहाँ पे, ख़ास तौर माशाल्लाह, से और औरंगाबाद, महाराष्ट्र का है, लेकिन साउथ में और बहुत जगहों पे साउथ में उर्दू का अच्छा माहौल है, महाराष्ट्र में और साउथ में। तो इसलिए मँगा रहे हैं वो। तो वो हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि और लाइए दीजिए, तो फिर मैंने उनसे कहा जिन्होंने छापी थी कि भई आप एडिशन वग़ैरह का तो ये रहने दीजिए, फर्स्ट ही लिखिए उसपे, लेकिन उसी पे जो आपके पास नेगेटिव वग़ैरह उस वक़्त बनते थे, उससे आप जी, जी, 200 किताब और छाप दीजिए। तो उन्होंने अच्छा, छाप के दे दी। वो खत्म हो गई फिर 200 और छाप दीजिए, तो वो छाप अ, दी। अब जब 3-4 हो गए, तो असद यार हुँ, खान ने कहा मुझसे कि भई आप इसपे दूसरा एडिशन लिखवा दीजिए। जी, तो मैंने कहा कि भई क्या फ़र्क पड़ेगा? किताब तो बिक ही रही है। बोले नहीं-नहीं ऐसा कीजिए दूसरा एडिशन लिखवा दीजिए और कुछ बदल दीजिए इसमें। मैंने कहा बदलना क्या है? बोले तो एक कहानी बढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक हाँ, है। तो आखिर में बंदूक नाम की एक कहानी जी, उसमें ऐड कर ली हाँ, गई। जी, वो जी, पहले एडिशन में नहीं थी, दूसरे में उसमें नहीं थी। तो इस अच्छा, तरह ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि छपी तो बहुत और अभी भी कल उनका फ़ोन आया था जो यहाँ मकतबा जामिया के साबिर साहब एक हैं, कि साहब जी, अपनी 5 किताबें हमें दे दीजिए। मैंने कहा हाँ। क्या भई साबिर साहब अब भी बिक रही हैं क्या? अब तो बहुत बरस हो गए उसको। बोले नहीं वो कहीं से डिमांड आई थी 3 किताबों की तो मुझे 5 दे दीजिए आप। तो कल फिर माशाल्लाह, मैंने किसी से भिजवा दी। तो ये तो पता नहीं वो है और इसका मतलब ख़ैर अपने आप को छोड़िए, वो जो मेरा वो नहीं है इसमें कोई कंट्रीब्यूशन। लेकिन इस वक़्त पढ़ने का भी रिवाज है। ये अजीब हैरत माशाल्लाह, की बात है ये कि बहुत लोग किताब पढ़ रहे हैं, जबकि जी, ये इंटरनेट का ज़माना है, इस पे लोग मोबाइल देख रहे हैं, इसके बावजूद पढ़ रहे हैं जी नहीं, और माशाल्लाह, फ़िक्शन खूब पढ़ा बिल्कुल, जा रहा है। हाँ, बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल। जा रहा है। इवन बिल्कुल, आप बिल्कुल। उर्दू ज़बान के अलावा भी अगर हम हाँ, और जी, कल्चर्स और लिटरेचर में देखें, तो हम यहाँ बाहर भी पढ़ने जी। का रिवाज बहुत ज़्यादा हुँ, है। जबकि जब हुँ। ई-बुक्स का रिवाज शुरू हुआ, तो लोग हाँ, कहते थे कि बिल्कुल। अब किताबें खत्म हो जाएँगी, लेकिन हाँ, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ। और लोग अभी भी पढ़ते हैं और वो किताब हाथ में लेके पढ़ने का जो एक हुँ, मज़ा है, वो तो हुँ। फिर किताब हाथ में लेकर ही पढ़ने में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। ये अ, तो कुछ है, किताब में कोई बात ऐसी ज़रूर है। देखिए जी, जब अखबार शुरू हुआ था, जब जी, रेडियो शुरू हुआ था और टीवी शुरू हुआ उसके बहुत बाद में, तो लोग जी, कहते थे अब अखबार नहीं बिकेगा। जी, इसलिए कि तमाम न्यूज़ और न्यूज़ का जिस्ट आ जाता है, जी हाँ। लेकिन अखबार पढ़ते चले गए। अखबार अभी यही भी तो उसी तरह है, हाँ, जी। इसी वो इसी पढ़ने तरह का जो इसका एक तो हाथ में पकड़ के पढ़ने का जो बिल्कुल, एक बिल्कुल। मज़ा है, वो हाँ, हर जगह पर है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू आपसे चल रही है और हाँ, मेरा इसको ख़त्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ टाइम का जी। वो है लिमिट। तो अब मैं आखिर में ज़रूर ये आपसे दरख्वास्त करूँगी कि हमारे नए लिखने वालों को या जो बच्चे लिखना चाहते हैं उनको, जी। अगर आप कोई मशवरा देना चाहें तो ज़रूर। असल में देखिए लिखने का तो मामला ये है कि इसमें ख़ास तौर से फ़िक्शन के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर वक़्त हमारे पास मान लीजिए 100 से लें हम 100% वक़्त है,
तो इसमें आपको 60% वक़्त तो सिर्फ़ पढ़ने में लगाना बिल्कुल सही कहा है। आपने। उसके बाद से आप जो बचा वक़्त उसमें से 30% वक़्त आपको सोचने में, तजुर्बात हासिल करने में लगाना है। बिल्कुल उसको सही। आप आवारगी कहें, वक़्त का ज़िया कहें या जो कहें वो ज़रूरी है। और सिर्फ़ 10% वक़्त आपके पास बचता है, उसमें आपको लिखना है। बिल्कुल अब अगर सही। जो लोग ये चाहें कि हम बस लिखते रहें और उसपे किताबों पे किताबें आती रहें और ना सोचें, सोचने पे वक़्त बहुत लगाना है। जो वो 30% वक़्त है ना, वो तजुर्बे में जी, सोचना भी है। आपको पढ़ने के बाद सोचते रहना है, सोचना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पुराने ज़माने में, चाहे वो शकुंतलम लिखी गई हो या ये जो सहीफ़े हैं, वो ये जो है किताब है जैसे रामायण है, महाभारत, तो जंगलों में लिखी लोगों ने। आखिर जंगल में लिखने के दरबार में क्यों नहीं लिखी बैठ के? क्योंकि तन्हाई चाहिए, जी, सोचने का वक़्त बहुत चाहिए। जी, तो आपको पढ़ना भी है, आपको सोचना भी है और बस लिखते रहना है। पढ़ने बिल्कुल। के लिए आपको दुनिया का हर अदब पढ़ना है, जी चाहे हाँ, वो मॉडर्न हो, चाहे पोस्ट मॉडर्न हो, चाहे बिल्कुल। क्लासिकल हो, चाहे रोमांटिक हो, उस पे आपको नहीं करना है। आपको तनकीद तो करना नहीं है, आपको अगर अदब लिखना है, तो आपको सब पढ़ना है। उसमें अच्छा, ये नहीं करना है, ज़ाहिर है चाहे वो काफ़्का हो, चाहे कामू हो, चाहे वर्जिना वुल्फ हो, चाहे तो ये जेम्स जॉयस हो, जिनको क्या मुश्किल समझते हैं या एक्जिस्टेंशलिज़्म जिनको क्या समझते हैं, या हमारे पुराने जो समाज पे लिखते थे, रूसी अदीब हों या चार्ल्स डिकेंस हों, उनका जी, फ्रांस का रेवोल्यूशन देखना है तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़िए। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिर कोई ताकत आपको, और अगर आपके अंदर खुदादाद सलाहियत है लिखने की, वो होती है जी, ज़्यादातर लोगों में, लोगों तो में फिर होती आप लिखते रहेंगे। नई नस्ल अगर ये शुरू कर दे कि पढ़े दुनिया भर का अदब, अपनी ज़ुबान का, दूसरी ज़ुबानों का, और फिर सोचे, समझे, तजुर्बात हासिल करे और उसके बाद से ज़रूर लिखना चाहिए उसको। वो लिखे, तो ज़रूर उसको वो मुकाम मिलेगा जिसको जो उसका हक है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जी, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ लोगों है। से जी। और अब तक जितने भी मेरे साथ हुँ। माशाल्लाह लोग जी। आए हैं, जी। सबने यही कहा है कि अगर लिखना है तो पढ़ें। जी। ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। लिखना है तो पढ़ें। तो हम हमेशा मैं भी यही मैसेज देती हूँ कि अगर लिखना चाहते हैं तो पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। उसके बगैर ये हासिल नहीं हो सकता। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आफ़री का और मैं इतना हमें वक़्त देने का संगम को, अदाब अर्ज़ को और ये बातें आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको पढ़ के बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैंने वो किताब माशाल्लाह पढ़ी बहुत-बहुत और शुक्रिया। बहुत मज़े से। तो बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर तशरीफ़ आफ़री का और वक़्त देने का। तो आदाब अर्ज़ प्रोग्राम में मैं नाज़रीन को भी खुदा हाफ़िज़ कहती हूँ और इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। बहुत आसिफ। शुक्रिया। हकीकत तो ये है कि आपका शुक्रिया मुझे ज़्यादा अदा करना है। अरे! बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस तरह से लोगों से आपने मौका दिया हम जी, कलाम होने का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आदाब।